सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनअकैडमी नीट टॉपर्स। आज हमारे साथ शिवम कुमार है और इनकी ऑल इंडिया रैंक नीट 2023 में 89 आई है। ये आप लोगों को इस सेशन में गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरी पढ़ाई करी है, कैसी उनकी जर्नी रही है, इनसे समझेंगे। तो शिवम, सबसे पहले तो यार ये बताओ कैसा लग रहा है। नीट 2023 में बहुत शानदार मार्क्स आए हैं, एक बार अपने मार्क्स भी बता दो और कैसी फीलिंग है अभी इस टाइम पे, एक बार ये भी बताइए बच्चों को। मेरे मार्क्स 705 है तो काफी अच्छी फीलिंग है। काफी रिलेटिव्स के फोन आ रहे हैं, सब मतलब काफी पुराने पुराने रिलेटिव्स पुराने दोस्त कांटेक्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं वो रैंक इन्फ्लेशन के चक्कर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत है नहीं उससे। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा जो इस बार जो कट ऑफ ऊपर गई है ना, है। उसके बिल्कुल। वजह से थोड़ा सा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना। 70 मार्क्स आप लोग, आपने बहुत शानदार स्कोर करा है और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है। और अब शिवम, आपके जो जूनियर्स हैं वो बहुत सारे आप इस वीडियो को देखेंगे और उनको अपन को गाइड करना है किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही है, ये चीज हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले यार बात करते हैं कि आपका डेली का स्केड्यूल कैसे रहता था, है ना। आप लोग टाइम मैनेज कैसे करते थे तीनों सब्जेक्ट्स में, और सेल्फ स्टडी को कितना टाइम आप डिवोट करते थे। तो ना हमारी क्लासेस इवनिंग में रहती थी, तो इवनिंग में क्लासेस करने के बाद डिनर कर लिया। फिर उसके बाद मतलब ज्यादा मेरा लेट नाइट स्टडी हो नहीं पाता था, बट वो डिपेंड करता है आप कब तक करते हो। कभी कभी मेरे 12 भी बज जाते थे, 1 भी बजते थे, तो रात में मतलब 2-3 घंटे जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसे आप रिवाइज करते थे हम लोग। उसके बाद सुबह उठ के ब्रेकफास्ट और फ्रेश होके फिर से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते थे। तो हमारी क्लासेस एक्चुअली 2 PM से स्टार्ट होती थी, तो उसमें लगभग लगभग 4-5 घंटे सुबह हो जाते थे। और रात को भी करीब करीब 2 घंटे, तो अराउंड 5-6 आवर सेल्फ स्टडी एवरेज रोज हो ही जाती थी। तो बाकी तो जो आपका सेट शेड्यूल है वो तो कुछ फिक्स था नहीं। कोई भी टारगेट सेट करके हम पढ़ते थे, तो मतलब आज ये पता चल गया कि आज हाँ ये टॉपिक्स करने हैं, इतना इतना कवर करना है, उस हिसाब से अपने आप शेड्यूल बन जाता मतलब बहुत बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा, लेकिन बस हाँ है। पाँच से बिल्कुल छह हार्ड एंड घंटे की फास्ट है। 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी रखी, और फिर जैसे जैसे आपका सामने आता गया सिलेबस, वैसे वैसे उसको वो कवर अपने आप करते गए, होता राइट। जाता ठीक है। चलो अब एक बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे जो डरावना सब्जेक्ट लगता है बच्चों को वो फिजिक्स है ना। हमारे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स से थोड़ा सा भागते हैं। तो आपके फिजिक्स में पहले तो ये बताओ कितने मार्क्स आए और कैसे आपने फिजिक्स को डील करा। है। एक्चुअली मतलब शुरू से मेरा फिजिक्स काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बट नीट में सबसे ज्यादा हैम्पर मुझे फिजिक्स ने किया। तो मेरे फिजिक्स में मेरे 170 मार्क्स थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। दोनों ही मतलब काफी ज्यादा सिली मिस्टेक। तो फिजिक्स में यही है कि आप अपने टीचर्स जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, पहले तो उसको ध्यान से पढ़ लो, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसे सीख लो। उसके मतलब आपको फिजिक्स में ऐसा नहीं आप रश करने की कोशिश करोगे, आपको उतना मतलब अच्छे से समझ में नहीं आए। तो धीरे धीरे चलो, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। आप धीरे धीरे जो क्लास में पढ़ा रहे हो वो समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर जहाँ भी डाउट्स आते हैं उसको क्लियर करते रहो टाइम टू टाइम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में डाउट क्लियर करना। मतलब कहीं भी छोटा छोटा डाउट आ रहा है, आप टीचर से पूछ लो। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो। और आप अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मतलब वो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं होता है ये अगली बार क्वेश्चन आएगा ना, शायद मैं इसको गलत अटेम्प्ट कर लूँ, एक बार उस पर सर से डिस्कस कर लो, क्योंकि आप जब उससे अपने टीचर से डिस्कस करते हो तो फिर वो गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहती है, कॉन्सेप्ट या फिर वो क्वेश्चन। तो फिजिक्स में आपको टीचर्स पे काफी ज्यादा फेयर करना चाहिए, जो टीचर्स पढ़ाते हो अच्छे से पढ़ लो। बाकी क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम नीट के एस्पिरेंट हो तो तुम ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट की फिजिक्स सॉल्व करो, तुम जेई लेवल तक जाओ, जेई मेंस तक आराम से जा सकते हो। जितने पीवाई के उनके भी सॉल्व करो। मतलब नीट फिजिक्स में अपने आप को बाउंड करने की कोशिश मत करो। ठीक है। तो ठीक है, फिजिक्स का हम लोग समझ गए। अब जरा केमिस्ट्री पे आ जाते हैं ना। केमिस्ट्री थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कंपेरेटिवली ट्रिकी भी आया। तो किस तरीके से आपने केमिस्ट्री पूरे साल में प्रिपेयर करी। तो केमिस्ट्री मतलब मेरे 175 थे। तो केमिस्ट्री मतलब मेरी स्टार्टिंग से ठीक ठाक ही थी, मतलब इतनी कोई बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत खराब भी नहीं थी। तो अगर मैं तीनों को ब्रेकअप में लूँ, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो यार इनऑर्गेनिक में मतलब मुझे यही लगता था कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं एक बार आपने पढ़ ली, एक कॉन्सेप्ट सीख लिए, बाकी तो उसके बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब जितनी राइट। बार एनसीईआरटी पढ़ लो, बायो की एनसीईआरटी से भी ज्यादा, मतलब मैंने खुद इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसमें जो भी डेटा, आजकल तो मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, क्वेश्चंस बिल्कुल। नहीं है तो कुछ भी पूछ सकते हो, तो आप सब कुछ याद करो। बाकी जो टेबल्स में दिए हुए डेटा डेटा याद नहीं होती है तो ऑर्डर्स याद कर लो।
सारे टेंस आपको पता होने चाहिए। और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की तो मतलब बायो की तरह पढ़नी, प्यूरी बायो की तरह। उसमें मतलब हमको सब कुछ याद रखना है, जो भी लिखा हुआ है, यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री में यूजेस है, तो वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी बात रही फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको ऐसा रहेगा कि फिजिकल में आपको जो क्लास में सर ने नोट्स बनवाए हैं, आपको वो अच्छे से कमांड होनी चाहिए। बाकी फिजिकल में मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो फिजिकल में काफी काम करेंगे, क्योंकि लास्ट के टाइम पे जब आपके पास बहुत कम टाइम होगा रिवाइज करने का, पूरी नोट्स तो आप लास्ट में रिवाइज कर नहीं सकते, तो आपके पास फिजिकल में एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिसमें आप मेन मेन फॉर्मूले या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप बहुत ज्यादा भूलते हो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना जो मतलब हम गलत करने की स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड क्वेश्चन चैप्टर के, तो वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक में आई थिंक मैंने तो या फिर कोई भी यही सजेस्ट करता है यार, जो टीचर पढ़ाता है ऑर्गेनिक में वही मतलब जो टीचर ने बिल्कुल जो बोल दिया वो एकदम हार्ड एंड फास्ट आपको मान लेना है। तो जैसे बोलता है ऐसे याद करो, तो ऐसे ही याद करो, क्योंकि वो जिस टीचर के जैसे पढ़ाते हैं वैसे हो जाते हैं। मतलब हमें टीचर पढ़ाते थे, हमने एक बार रिवाइज किया, उसके बाद दूसरी बार हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो तो डिपेंड करता है टीचर्स पे। और ऑर्गेनिक में आप कुछ बुक सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप स्टार्टिंग में जब आईयूपीएससी या फिर नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो, आइसोमेरिज्म कर रहे हो, तो उसमें आप एमएस चौहान सॉल्व कर सकते हो। बट आफ्टर दैट जो जीओसी वन या फिर जो अलग आगे के चैप्टर्स है, उनमें कोई खास बुक सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आप मेन ऑर्गेनिक में जो लास्ट के चैप्टर्स है तो बच्चे छोड़ के जाते हैं, छोड़ वो देते तो हैं, आपको कतई नहीं छोड़ना। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। आप कोशिश करो। ठीक है, आप हो सकता है कि एनसीईआरटी आप पूरी बार बार ना पढ़ पाओ, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, 1 से 2 पन्ने में पूरा एक चैप्टर सिमटा लो, आप उसको पूरा याद करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं बहुत डीप आते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। बिल्कुल मतलब हर बिल्कुल चैप्टर से उनमें से एक क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल काफी बिल्कुल। वेटेज है उन चैप्टर्स का। बच्चे सोचते हैं छोटे चैप्टर से छोड़ देंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट तो उनका, राइट। और ऑर्गेनिक में भी अगर आपके पास टाइम है तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी पढ़ो, काफी अच्छी लिखी हुई है। उसके जो सवाल है, जो इंटेक्स या फिर इंटेक्स सवाल तो सबके देखे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों हाँ, की। बिल्कुल। ऑर्गेनिक के जो 12th में है उसके जो बैक एक्सरसाइज में सवाल है वो भी काफी अच्छे हैं, तो वो भी आपको एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। तो एनसीईआरटी फोकस रखनी है, एटलीस्ट बिल्कुल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो हम लोग को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। और जो टीचर बिल्कुल बोल रहा है उन पे ट्रस्ट करना है और उन्हीं को ही फॉलो करते हुए चलना है, राइट, ठीक है। बिल्कुल अब एक बार बिल्कुल। हम बात करते हैं बायो की, है ना। बायो में बेटा कितने मार्क्स रहे आपके? बायो मेरे फुल पे 360 थे। 360 रहे हैं, राइट, ठीक है। तो किस तरीके से पढ़ी बायो? बायो मतलब वही था, स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे, 11th की स्टार्टिंग में तो काफी एक्सप्लोर किया मैंने, मॉड्यूल्स पढ़ रहा था, काफी बुक्स भी पढ़ी, मैं थोड़ी बहुत ओलंपियाड के लिए पढ़ रहा था, तो कैम्बेल की थोड़ी बहुत पढ़ी थी। तो 11th में तो इनिशियली सब लोग काफी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, बट जैसे जैसे सिलेबस कवर होते जाता है यार, फिर उसको समेटना मुश्किल है। बिल्कुल तो मतलब तुम्हारे लास्ट तक ये हो जाना चाहिए कि यार एनसीईआरटी के बाद तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना लास्ट के 2-3 महीने। सही है। अगर तुम्हें कुछ लगता है टीचर ने कुछ बोला इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, या फिर कहीं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिला, कोई पीवाईक्यू में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, सब कुछ एनसीईआरटी में डाल दो, सब कुछ एग्जैक्टली एनसीईआरटी में होनी चाहिए आपकी। और लास्ट के 2-3 महीने में जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो पढ़ो, मतलब काउंट मतलब लास्ट दिन तक पढ़ते रहो, कोई दिक्कत आपने नहीं। कितनी बार पढ़ी? बाकी कोई काउंट नहीं है, बट 11-12 के पार तो ऑफकोर्स होगी, मतलब 10 के तो जितना ऊपर ही होगा पॉसिबल ना। है पढ़ते। 10 के तो ऊपर होगी ऑफकोर्स, होनी चाहिए बिल्कुल। बाकी बायो में शॉर्ट नोट्स बनाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ याद करना है। फिर भी अगर आपको लगता है यार नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स आप टुवर्ड्स द एंड ही बनाना, सिर्फ उसमें वो पॉइंट्स लिखना है एनसीईआरटी के जो मतलब आप भूल जाते हो, जैसे आप टेस्ट देते हो तो एनालाइसिस करके पता चल जाता है हाँ यार इस टॉपिक की चीजें मुझे याद नहीं थी। हर चैप्टर में ज्यादा से 15 से 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर उन सारे चैप्टर्स का आपने अगर शॉर्ट नोट बना ली थोड़ी बहुत, 10-12 पेजेस में सारे शॉर्ट नोट्स आ गए, तो नीट से पहले वो रिवाइज करके जाओगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कम से कम बायो में जो डेटाज है या फिर कोई नेम है किसी साइंटिस्ट का या फिर जो भी है, तो वो सब अलग से लिख लो, याद कर लो। अगर याद जो याद नहीं होता वो सब चीजें शॉर्ट नोट्स में डालना, मतलब जो याद है उसको फिर शॉर्ट नोट्स में लिखना, फिर उसको पढ़ना, तो टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट। बाकी एनसीईआरटी तो जो कुछ दिया सब पढ़ लो, साइंटिस्ट के नेम भी है, वो सब 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 कुछ इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में। मतलब सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी बाइबल है, वो हर साल के पेपर्स में देख सकते हो बाइबल की तरह साबित हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा तो शिवम भाई, अभी आपने जैसे मॉक टेस्ट की बात करी है ना, तो एक बार ये बताओ कि यार मॉक टेस्ट में ऐसा जरूर हुआ होगा कि यार आपके पहले अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर एकदम से थोड़े से कम मार्क्स आए हों,
तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा आपका? मतलब ये तो सबके साथ मॉक टेस्ट का अपना एक्सपीरियंस है। मेरे साथ एक्चुअली ये था कि जब स्टार्टिंग के टेस्ट होते हैं तो बच्चों के काफी ज्यादा स्कोर आते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा था कि स्टार्टिंग के स्कोर्स में काफी बच्चों के 700 710 प्लस आ रहे थे। बट जब मैंने 11th की स्टार्टिंग टेस्ट दिए तो मेरे 650 के आसपास भी नहीं आते थे। तो मुझे लगता था कि यार सबके फर्स्ट रेट में 700 क्रॉस कर रहे हैं, मेरे 650 भी नहीं आ रहे। बट धीरे धीरे मेरे भी मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगे। मैंने देखा जो बाकी बच्चों के 700 आए थे वो कहीं ना कहीं डिप करने लगे। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में कम भी आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आना सबके साथ होता है। मतलब मेरे भी लास्ट के टाइम पे भी कभी कभी 85 90 या फिर उससे भी कभी कभी एक बार तो मेरे 666 मार्क्स आ गए थे। तो उसमें दुखी नहीं होना है, डिमोटिवेट मत हो, ये सोचो यार मतलब कभी ना कभी मेरे हाईस भी तो आए हैं, तो हो बिल्कुल सकता है मेरी नीट में वो हाई आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कॉन्फिडेंस क्यों रखना है सोचते अपने हैं? ऊपर। कॉन्फिडेंस रखना है नीट में। मतलब मैंने काफी बच्चों को देखा, मॉक टेस्ट में काफी कम भी स्कोर आ रहे हैं, फिर अचानक से नीट में काफी बूस्ट हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेन चीज कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हम्म। मॉक टेस्ट में आप ये सोचो ना, आपने पहले अच्छा किया है तो फिर अच्छा कर ही सकते हो ना। एक बिल्कुल कभी दिन आपका हो सकता है लक खराब हो तो उस दिन आपका मार्क्स कम आ गए, बट हो सकता है नीट के दिन आपका लक अच्छा हो, आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इन ये जो आपकी जर्नी चल रही थी, 2 साल की जर्नी जर्नी रही, तो उसमें स्ट्रेस आया कभी कभी? यार ऐसा लगा कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो उसको डील कैसे करा? मतलब मेरे साथ तो स्ट्रेस हो ही जाता था। मतलब मॉक टेस्ट के बाद तो मतलब मेरे स्ट्रेस के लेवल्स अलग ही रहते थे। अच्छा। कभी मार्क्स कम आ गए, कभी मार्क्स काफी कम आ जाते थे तो लगता था यार अब पढ़ाई खत्म करो, अभी तो कोई फायदा नहीं है, मार्क्स आ नहीं रहे, कुछ नहीं छोड़ने हो का रहा। मन करता था। तो मैं छोड़ने का मन करता था। हाँ, मॉक टेस्ट दो, ये रेगुलरली हमारे 2 से 5 होते थे। तो वो सुबह संडे को होते थे, तो सुबह से 2 बजे तक का टाइम मतलब ऐसे ही पन्ने पलट रहे हैं, एक्सेल घुमा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर लास्ट में मैंने मतलब ऐसा किया था, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने उस संडेज को मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, और सुबह जो सुबह उठने से और टेस्ट के टाइम तक मैं मतलब कोई भी मतलब वेब सीरीज तो नहीं, मतलब मैं सबसे ज्यादा तारक मेहता देखता था अपने पूरे अच्छा। 2 साल के जर्नी में। हाँ हाँ तो हाँ उससे मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ होती थी। हाँ मतलब हाँ। मैंने ये स्टार्ट किया, मतलब पूरा एपिसोड 1 से लेके काफी सारे मैंने एपिसोड देख रखे थे। अच्छा। तो मेरे लिए वो रिलीफ फैक्टर वो था, वो देखने से काफी ज्यादा रिलीफ मिलता था। बाकी सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। बाकी वेब सीरीज और इन सब से तो थोड़ा दूरी बना के रखो तो बेहतर है। क्योंकि 2 साल यहाँ पे मेहनत करोगे तो आगे के 20 25 साल काफी अच्छे होने वाले हैं। वही बिल्कुल। सोच के सबसे दूर रहो। मतलब स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपने एक जरिया देख लिया था अपना, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे वो मेरा सीरियल है पर्सनल ओपिनियन था, है तो ना? हाँ 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 तो हाँ। सबका अलग हो सकता है वो बिल्कुल। सबका अलग हो आप कुछ सकता है। दो, हो सकता है किसी को अपने पेरेंट्स से बात करने में अच्छा लगता है, पेरेंट्स से बात कर लो। वहां पे नहीं हो रहा तो फिर कोई फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनसे बात कर लो। कहीं ना कहीं आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है, फिर अगले दिन से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। रुकना नहीं है, मतलब कभी मार्क्स कम आते तो रुकना नहीं है। ठीक है, आज इस बार खराब हो, अगली बार बढ़िया कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बिल्कुल मॉक टेस्ट के मार्क्स कोई नहीं देखता, आपके नीट के मार्क्स देखते हैं। मॉक टेस्ट में आप 550 भी लाओ, नीट में आपने अगर अच्छा कर लिया कॉन्फिडेंस रख के, तो मॉक टेस्ट कोई नहीं पूछता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जर्नी में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? आई आई एम श्योर पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे होंगे पूरे पूरे बि- थ्रू आउट योर बिल्कुल, जर्नी। मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स का तो काफी बड़ा सपोर्ट था। मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे में काफी अच्छी कम्युनिकेशन है, तो मतलब मेरे कुछ भी होता था तो मैं डायरेक्टली अपने मम्मी या पापा से डायरेक्टली बोल देता था। मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है तो काफी सपोर्ट था उन लोग की तरफ से। ये रहता था कि नहीं तू अच्छा कर रहा है, एक बार खराब हो गया तो क्या होगा, अगली बार ठीक कर देगा। तो मतलब उनकी तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट था। तो कभी भी प्रेशर था ही नहीं कि यार तुम्हारे मार्क्स क्या है, तो बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, और क्या चाहिए हमें। तो बस उनकी तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। अच्छा, तो फिर कौन से मेडिकल कॉलेज जा रहे हो? क्या प्रेफरेंस है? प्रेफरेंस तो मतलब एम्स का है, बट चांस तो काफी कम लग रहे हैं एम्स दिल्ली की, और बाकी तो मैम्स के लिए ट्राई करूंगा। एम्स दिल्ली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे तो आपको थोड़ा सा मिल ही जाएंगे। हाँ हाँ। मुश्किल, लेकिन बिल्कुल फिर भी वो बाकी जाइएगा, राउंड तो आप सारे ही करिएगा पूरे। ऑफ कोर्स काउंट हाँ। तो पूरे कर लेंगे। यस। यस। तो आपके जो जूनियर्स हैं उन्होंने आपको देखा, एक आपकी बहुत सारी एडवाइस सुनी, आई होप उनको बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। एक यार फाइनल यस सर। एक टिप दे दो नीट 2024 के बच्चे के लिए, कि कैसे उस पढ़े, क्या क्या वो करे, ताकि एक अपने जो ड्रीम कॉलेज है वहां पे पहुंच जाए। मेन वही है यार, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना। मतलब
ये नहीं कि आप दिन भर लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। स्मार्ट वर्क करना है, टारगेट स्टडी करनी है। अब तो जब आपके नीट 2024 आ रहे हैं, जो क्लास 12th में बच्चे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उनको तो कम से कम टारगेट स्टडी करनी चाहिए। मतलब उनको पता होना चाहिए कि हाँ, आज से आने वाले 2 महीने बाद मेरा क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे कितना लेवल तक मैं जा पा रहा हूँ। और सब कुछ आपको प्लान करके चलना है। मतलब हो सकता है आपकी प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हो फॉलो करना, 100% फॉलो तो कोई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 50% 70% भी अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत फायदा होगा आपको। मेन मेरा यही था कि टारगेट स्टडी करनी, क्योंकि बिना टारगेट के आप टारगेट स्टडी नहीं करोगे ना, आप मान लो रात को आप सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद एक बार पूरा दिन का शेड्यूल बना लो कि हाँ, मुझे आज ये करना है। नहीं तो अब होता क्या है, आप सुबह उठते हो, सोचते हो क्या पढूं क्या पढूं क्या पढूं, उसमें काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है, मैं उनसे यही कहूंगा, टारगेट स्टडी करो। बाकी एनसीईआरटी तो टुवर्ड्स द एंड पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद में सब कुछ लगेगा कि इसी दिन के लिए तो किया था। बाकी यही सोचो, एक एमबीबीएस की सीट वेट कर रही है तुम्हारी, मेहनत करते रहो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शिवम। आई होप यार थैंक यू। बहुत हेल्प मिली होगी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के थ्रू। और जाइए आप, है ना, आपने बहुत मेहनत करी है। आप अपने ड्रीम कॉलेज को लीजिए और अच्छे तरीके से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। An Academy. Let's crack it.